सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद उत्सव सर पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आपका मेंटर अमित गुप्ता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा चैप्टर है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और मैं इस चैप्टर में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो कैसे हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को कन्वे करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा केमिकल बेसिकली जो हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, जो हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट होता है। और हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमारा कैसे होता है? वो हमारा इंटीग्रेटेड केमिकली by the help of हॉर्मोन्स की मदद से ये हमारे क्या होते हैं? केमिकली इंटीग्रेट किए जाते हैं। और हॉर्मोन्स जो होता है वो हमारे ब्लड में ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होती है। लेट मी चेक, इज दैट विजिबल टू यू और नॉट? हाँ, तो ट्रेस अमाउंट में हमारे ब्लड में ये रिलीज होती है। जैसे कि बेटा, जब न्यूरल कंट्रोल पॉइंट टू पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे टच किया तो एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है। तो जब न्यूरल कंट्रोल में किसी प्रकार से खराबी हो जाती है, जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं मिलके हमारे बॉडी में किसी फंक्शन को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए, जिस प्रकार किसी एक इंस्टीट्यूशन में मान लेते हैं, ये जो यूट्यूब चैनल है स्मार्ट स्टडी विद उत्सव सर, इसके सीईओ जो उत्सव सर हैं, वो इसके हेड हैं। और हम जैसे एक टीचर के तौर पे हैं, तो हमारा काम है पढ़ाना, उनका काम है चीजों को देखना। और कई और लोग हैं जिनका काम है वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना। तो हम लोग एक पूरा इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करते हैं। उसी प्रकार हमारा जो ये न्यूरल सिस्टम है, ये जब हमारा कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी में, वो न्यूरल सिस्टम प्लस केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों की मदद से होता है। अगर हमारे बॉडी में कभी भी न्यूरल प्रॉब्लम आ जाते हैं, नर्व्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो क्या होता है? हमारी बॉडी पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस का एक बार अटैक आ जाता है, तो उसकी कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन और उसकी फाइनली डेथ हो जाती है। लेकिन अगर उसका केमिकल कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, तो उसको मौत तो आती है, लेकिन मौत जो है वो किस्तों में आती है, वो किस्तों में करके उसे मौत आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे अंदर जो है हॉर्मोन्स रिलीज होना पेनक्रियास के बीटा सेल से अगर हमारा हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाए, इंसुलिन, तो क्या होगा? उसे डायबिटीज मिलेटस जैसी
बीमारी हो जाएगी और उसमें क्या होगा, उस बंदे की धीरे धीरे किस्तों में मौत आती रहेगी। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद बेटा जरा हम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, और इसका बेसिक रीजन क्या है, उनके पास क्या नहीं होता है? जरा आप मुझे बताएंगे कि उनके पास बेसिकली क्या नहीं होता है कि वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको पता लगाना है कि ऐसा क्या चीज नहीं अगर होता है तो सेल डिवाइड नहीं कर पाता है। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ट्यूमर कैसे कॉज होता है अगर न्यूरॉन्स आपस अपने आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड वी नो दैट द ट्यूमर इज द डिवीजन ऑफ सेल। व्हाट? ट्यूमर इज द डिवीजन ऑफ सेल। सो कैन यू टेल मी, इफ न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड, सो हाउ कैन ए ट्यूमर कॉज? एक फैक्ट की बात है कि अगर आपके अंदर 10,000 न्यूरॉन पैदा होते समय हैं तो इस वक्त भी आपके मरने तक आपके अंदर 10,000 न्यूरॉन रहने वाले हैं। इफ अ न्यूरॉन इज डिफेक्टेड, योर डेथ इज श्योर एंड शॉर्ट। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन सेव यू। सो बेटा मेरा इस सवाल जो मैंने पूछा है उसका आंसर ये है कि उसमें क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल कौन सा होता है? न्यूरोग्लियल सेल। कैसा सेल? न्यूरोग्लियल जो सेल होता है हमारे पास बेसिकली, हाँ, न्यूरोग्लियल सेल जो होता है वो हमारा एक प्रकार का कैसा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्या करता है बेटा, ये बेसिकली ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके आपके बॉडी में ट्यूमर कॉज करने वाला है। अब वो कैसा ट्यूमर होने वाला है वो डिपेंड करता है ट्यूमर पे कि वो ट्यूमर एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है या नहीं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? सो ये न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं ये इनका काम है पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन। पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन। Packaging of neuron is done with the help of neuroglial cell. Should I erase this? अब जैसा मैं आगे मूव करूं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो न्यूरल सिस्टम्स है या न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो हमारे अंदर आया वो कैसे आया। तो जब बेटा हमारे पास स्पॉन्जेस थे, या मैं आपको एनिमल किंगडम की तरफ ले जाऊं, फोरिफेरा जब होते थे स्पॉन्जेस, तो उनके अंदर इस प्रकार का कोई डिवीजन नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो इसलिए वो आपस में बातचीत नहीं करते थे। वो एक साथ थे तो, लेकिन एक साथ होकर भी एक साथ नहीं थे। वो आपके उस कपटी मित्र की तरह थे, उस सपोले की तरह थे, उस सांप की तरह थे जो आपके मुंह पे आपके थे लेकिन पीठ पीछे वो आपके नहीं थे। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद क्या होता है कि जब हम सेकेंड किंगडम पे मूव करते हैं, हमारा जो सेकेंड किंगडम कॉनिडिया जिसे सिलेंट्रेटा बोलते हैं, उसमें जब हम मूव करते हैं तो हमें हाइड्रा के बारे में जानकारी मिलती है कि हाइड्रा बेसिकली
क्या करता है। तो हाइड्रा के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट उसका नीचे का जो होता है उसका मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास टेंटिकल्स होते हैं टू कैच द प्रे, उसके पास फूड माउथ होता है टू डाइजेस्ट द फूड। सो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई दे रहा है। हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर का अर्थ ये है कि यहाँ पे हर एक काम आपस में बटे हुए हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट। तो हमें थोड़ा बहुत तो मिला जानने को, मतलब हमें सेल से टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला एक ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जब हमारे तक, हम जैसे मनुष्यों तक, आप जैसे चालाक लोगों तक जब ये जानकारी पहुंचती है तो ये डेंस न्यूरल कंट्रोल में बदल जाता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट। ओके, आई होप इज दैट क्लियर टू यू। तो आगे मूव करते हैं और मैं जरा आपको कुछ और जानकारी देता हूं। तो पहले मैं कुछ यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लेता हूं ताकि मैं आपको न्यूरॉन के बारे में पढ़ा सकूं। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं ताकि मैं जल्दी से यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना सकूं। हाँ, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है न्यूरॉन का, और मुझे मालूम है कि ये स्ट्रक्चर कुछ अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको इस स्ट्रक्चर से काम चलाना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर ऊपर का दिखाई दे रहा है आपको, इसे सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं। और ये जो आपको कुछ निसर्स ग्रेन्यूल दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली माना जाता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक का ये कुछ टूटा हुआ टुकड़ा है, और कह सकते हैं एक प्रकार से राइजोसोम्स ही है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देता है। दूसरा चीज आपको ये डेंड्राइट जो देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है? इसका काम है किसी भी सिग्नल को कैच करना। क्या काम है इसका? इसका काम है किसी भी सिग्नल को कैच करना। और ये फिर क्या करता है? फिर उस सिग्नल को कैच करता है, उसके बाद ये यहाँ से ट्रांसमिट होके साइनेप्टिक नॉब की मदद से ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ये जो है इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, KNOB। ये क्या रिलीज करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। ये रिलीज करता है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिलीज करता है साइनेप्टिक नॉब्स। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से हमारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब्स फिर एक अगले डेंड्राइट से कनेक्ट होता है और वो ऐसे करके इंफॉर्मेशन मूव करती है। और आपको ये ब्लैक कलर का जो डॉट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसे क्या बोलते हैं? इसे स्वान स्वान सेल बोलते हैं। और स्वान सेल का काम क्या है? ये माइलिन शीत को रिलीज करते हैं। माइलिन शीत को रिलीज करते हैं। और माइलिन शीत क्या है? ये आउटर कवरिंग जो है ये माइलिन शीत की है। माइलिन शीत की है। आप अपनी एनसीईआरटी, अपने
बाइबल, अपने गीता, कुरान जो भी है, एनसीईआरटी को ही आपकी एनसीईआरटी ही है, और आप इस एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ आपको जरा इंपॉर्टेंस बता दी जाए कि माइलिन शीथ help to prevent the leakage of information from one न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। उसके बाद क्या होता है, माइलिन शीथ अगर स्वान सेल प्रेजेंट है तो ही माइलिन शीथ होगी, वरना माइलिन शीथ नहीं होगी। और किसी किसी में माइलिन शीथ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। रीजन क्या है कि माइलिन शीथ एब्सेंट होने का रीजन ये है कि उससे जो है वेरियस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाना रहता है। और अगर माइलिन शीथ की मदद से क्या होती है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है इसे नोड ऑफ रेनवायर नोड ऑफ रेनवायर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन कूद कूद के भागता है ताकि जल्दी से इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो पाए। आई होप इज दैट क्लियर टू यू और नॉट। अब हमारे पास एक टर्म आता है यूनिपोलर न्यूरॉन। ये यूनिपोलर न्यूरॉन कैसे होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन कुछ इस प्रकार से जो न्यूरॉन है इसी को यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एक बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है उस स्टेज में पाया जाता है। फिर एक बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें एक नहीं दो सेल बॉडी सोमा होते हैं, उसे हम बाइपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके रेटिना में पाए जाते हैं। रेटिना के इनर लेयरिंग में सेकेंड लेयरिंग जो है वो बाइपोलर न्यूरॉन की है, और फर्स्ट लेयरिंग फोटोरिसेप्टर, सेकेंड बाइपोलर न्यूरॉन, और थर्ड आपका जो होता है वो बेसिकली नर्व न्यूक्लियाई का होता है, या गैंग्लियन जिसे बोलते हैं उसका होता है। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर बीन क्लियर टू यू। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। और इससे पहले थोड़ा आपको एक और टॉपिक पढ़ा दूं, ह्यूमन नहीं, आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। और वहीं पे हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जिसकी मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बताऊंगा, बाकी बेसिक नॉलेज ही रखेंगे उस पे, ज्यादा उसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको पूरा का पूरा ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ।